नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो कि इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार पीसीएस के लिए और बिहार के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए। तो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित जो है ये पुस्तक, इसको हम लोग आज करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज से लगभग 10 से 12 दिन का टारगेट रखते हैं और 10 से 12 दिन के टारगेट में ये बुक हम कंप्लीटली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अपने ओर से हम लोग 100% एफर्ट देंगे जिसमें ये बुक कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आपसे क्या चाहिए हमें? तो 4-5 चीज़ें जान जाइए कि हमें क्या चाहिए। पहले तो अटेंटिव रहिए। ठीक है, पहली चीज़ है कि अटेंटिव रहिए। दूसरी चीज़ कि एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, H2O पीते रहिए। ठीक है, पी करके देखिए। तीसरी चीज़ कि जहाँ इंस्ट्रक्शन होगा वहाँ स्नैपशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, पेन पेपर लेकर के बैठिए। ठीक है, आपको 100% बेनिफिट के लिए ऊपर दी गई सारी चीज़ें जरूर से फॉलो करिए। एक्टिव रहिए। अगर मैं कोई चीज़ रिपीट करने को कहता हूँ, आप लाइब्रेरी में हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो मन में रिपीट करिए, बट आपको रिपीट करना होगा। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए इसको 1.25 या 1.5 पे देखिए। लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि पेपर बीच में तो कोई छोड़ता नहीं है। तो उसके लिए अगर आप अभी से 1 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटे कंप्लीट, सवा घंटे का है तो सवा घंटे, 2 घंटे का है तो 2 घंटे, आधा घंटे का है तो कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट देखने से आपकी जो एप्टीट्यूड डेवलप होगा, जो मेंटली आप साउंड होगे कि इतने देर तक कोई चीज़ देख सकते हो, उसका एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा। हर रीडिंग हैबिट का, हर वीडियो देखने का, कंप्लीट देखने का आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अगर आज आप वीडियो छोड़ोगे तो पेपर भी आपको छोड़ने की आदत लगेगी। ये इसको आप प्रैक्टिकली कहीं भी देख सकते हैं कि जो लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं देते हैं वो लोग कंप्लीट पेपर नहीं कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कि जो लोग शॉर्ट्स देखेंगे वो फिर लंबे वीडियोस नहीं देखने के आदी हो पाएंगे, और जब भी आप लंबे वीडियोस नहीं देखेंगे, चीज़ों को खुद से भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो फिर उसका आप फ़ायदा नुकसान खुद जानते हैं। कोई भी इतना छोटा बच्चा नहीं है जिसे मैं यहाँ पर बैठा करके समझाऊँ। तो अध्याय 1 है बिहार का इतिहास और संस्कृति। चल देते हैं अध्याय 1 के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पर कि प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान करिए। पहला स्टेटमेंट उसमें दिया है कि आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधिवृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया था। तो यहाँ पर दो व्यक्ति की बात की गई है कि आज़ादी के पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए इनके 3 चीज़, एक तो विशाल दीवार, राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधिवृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। दूसरा है कि पुराविद होट गांव के केशरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया। स्टीफेंस भाखड़ा स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के बारे में बतलाया। और चौथा है कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केशरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन कराया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि पहला दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, तीसरा चौथा या सभी। तो यहाँ पर सभी उत्तर सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अर्थात फिर से स्टेटमेंट में बता दे रहा हूँ, सत्य कथन की पहचान करनी है प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत के लिए। चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किले बंदी के लिए विशाल दीवार, बोधिवृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। दूसरा है पुराविद होट गांव के केशरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया। स्टीफेंस भाखड़ा स्तंभ बसाड़ के अवशेषों के बारे में बतलाया। कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केशरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं। अगला है कनिंघम से संबंधित कथन कौन सा गलत है। यहाँ पर गलत कथन पूछा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है कि कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया जिसका वर्णन फाहियान और वेनसांग ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक तो कनिंघम में गिरियक पहाड़ी के बारे में बात करता है और इंद्रशिला गुफा का पता लगाता है।
दूसरा, 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन कार्य शुरू हुआ। तीसरा है, कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने की थी। चौथा है, 1863 में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। और पांचवा है, बोधगया में कनिंघम ने बोधगया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर तथा ग्रेनाइट प्रस्तरों से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया था। ये लास्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ जो एक स्टेटमेंट गलत है वो है आपका डी, कि 63 में कनिंघम ने मद्रास के समीप कोई पाषाणकालीन उपकरण का पता नहीं लगाया था। पता किसने लगाया था? तो आर ब्रूसफुट महोदय ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था 1863 ईस्वी में। वो कनिंघम नहीं थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे या आर ब्रूसफुट थे। पूरा नाम लिखा जाता है इनका रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही कथन चुनिए। 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुराविद विभाग खोला गया। अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर, डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्राचीन या प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा का उत्खनन किया। यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति मिली। अगला है, बोधगया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेखों के सुजाता गृह का भी पता लगाया। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े हैं। ऑप्शन ए यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है? सही हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पर नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बोधगया में निरंजना नदी जो है, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर को, तो बोधगया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के सुजाता गृह का भी इन्होंने पता लगाया। 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा का उत्खनन किया। यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति मिलती है। 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। अगला है कि डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। और पहला स्टेटमेंट जो दिया था वो दिया था कि 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। तो सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? तो यहाँ पर ई ऑप्शन जो है गलत है, यानी कि बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं, ये गलत है। बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। आहत सिक्कों को पंच मार्क क्वाइन कहते थे। पंच मार्क क्वाइन ये अर्लीस्ट जो है क्वाइन होता था। रजत मतलब होता है चांदी के सिक्के मिले हैं। ठीक है। ये त्रिशंतिका सिक्के के नमूने हैं। बाकी स्टेटमेंट जो करेक्ट है उनको सुनिए। बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्का आहत सिक्का है। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। राजगीर में विशंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। तो बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। केवल बिहार में 98 रत्ती की जगह 58 रत्ती के सिक्के मिले हैं, ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बशाढ़ वैशाली से महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मुहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है 6वां, केशव नामक एक व्यक्ति ने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? धर्मपाल के बोधगया प्रस्तर से, नालंदा ताम्रपत्र से, नान्यदेव का सिमराव प्रस्तर अभिलेख से, या देवपाल के घोसरावा से? तो ये मिलती है धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से। केशव नामक एक व्यक्ति ने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी धर्मपाल के बोधगया प्रस्तर अभिलेख से या पत्थर अभिलेख से मिलती है। अब केवल मैं करेक्ट आंसर पढ़ता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है बोधगया से प्राप्त अभिलेख से। अगला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है?
तो चंदेश्वर महोदय राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, नाम है चंदेश्वर महोदय, जो कि मिथिला के राज्य के मंत्री चंदेश्वर थे, और इन्होंने जो है मंडल सिद्धांत राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षाड गुण सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। बीपीएससी 2018 का प्रश्न देखते हैं कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो ये जो है शासन कला के सिद्धांत यानी कि राजनीति और अभ्यास पर आधारित है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौली कवि जो है उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं दोस्तों। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य पाटलिपुत्र, राजगृह और बराबर से हर जगह से प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र से अर्थात पटना से भी, राजगृह से भी और बराबर से भी मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिहारों पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मनेर ताम्रपत्र से। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनेर ताम्रपत्र से बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का क्या नाम था? तो चीनी यात्री जो आए थे बिहार, उसमें वेनसांग था, इत्सिंग था और फाहियान, तीनों थे। ठीक है, वेनसांग हर्ष के समय में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और इत्सिंग जो है वो आपका 975 में आया हुआ था या 675 में आया था शायद। ठीक है, इसको एक बार चेक करके आप लोग मैसेज करिएगा कब आया था। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन है? भग्नावशेष यानी कि जो भवन है, उनके मतलब टूटे हुए अंश बचे हैं, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, धार्मिक ग्रंथ और सिक्के। तो ये सभी जो है बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। अगला प्रश्न यहाँ है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है या जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो भग्नावशेष है, धार्मिक ग्रंथ है, यात्रा वृत्तांत है, सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, लौरिया अरेराज से, सहस्राम से, लौरिया नंदनगढ़ से, रामपुरवा से। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 अर्थात पाटलिपुत्र से छोड़ करके अन्य प्रत्येक स्थान से यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। लौरिया अरेराज से प्राप्त हुआ है, सहसाराम से प्राप्त हुआ है, इसको सासाराम भी बोलते हैं। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ से और रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त होता है। तो ये सहसाराम से या सहस्राम से प्राप्त होता है। याद रखेंगे, लघु शिलालेख 1 बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो यहाँ पर प्राकृत भाषा है। जो भी मौर्यकालीन अभिलेख है वो मूलतः प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो लिपि अगर पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि है। और प्राकृत भाषा, लिपि क्या होती है? जिसमें लिख रहे हैं वो लिपि होती है। जैसे ये सब कुछ जो हम लोग लिख रहे हैं ये देवनागरी है। ठीक है, जबकि बोलचाल में जो यूज़ होती है, जैसे हिंदी एक भाषा है, लिपि नहीं है, देवनागरी एक लिपि है। तो अभिलेखों की लिपि क्या है? तो लिपि जो है ब्राह्मी है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो चेचर एवं सोनपुर से मिले हैं, चिरांद से मिले हैं, छपरा में, और मनेर से मिले हैं। सभी जगह से धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, यानी कि धातु जो पहाड़ युग का है या पाषाण युग का है उसके जो अवशेष मिले हैं वो यहाँ से मिले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? बिहार के नवादा जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त के बारे में अपसड़ से प्राप्त जो अभिलेख है उसमें जानकारी मिलती है। ये नवादा जिले के जो है बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो राजवंश कौन सा है? राजवंश है परवर्ती गुप्त, यानी कि बाद वाले जो गुप्त हैं वो अपसड़ से प्राप्त अभिलेख से उनके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि नवादा जिले में पड़ता है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार्क का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो परवर्ती गुप्त के बारे में यहाँ से भी जानकारी मिलती है। तो आरा से क्या क्या प्राप्त है? देवबरनाक का लेख और शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेख में जो है परवर्ती गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें
देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और देवपाल के मुंगेर अभिलेख से पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। ए एवं बी दोनों। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया? इसका पता कनिंघम ने लगाया। वहां से 2 अभिलेख मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम में बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, इन सभी की खोज की थी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए थे। बृहदारण्यक उपनिषद में यह चीज वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 32वां प्रश्न। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, तो इसमें से कोई भी मौर्य अभिलेख की लिपि नहीं है। अगला है किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस्य कहा जाता था? तो अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण के अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस्य कहा जाता था। किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध के बारे में जानकारी के स्रोत हैं? दीर्घ निकाय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। नवादा अपसड़ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण की। बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत हैं शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, अथर्ववेद। पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नौपाषाणिक संस्कृति। चिरांद नामक स्थान किस संस्कृति का है? नौपाषाणिक संस्कृति का है, नियोलिथिक संस्कृति का है। चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ था। खुदाई से ज्ञात हुआ कि यह नौपाषाण काल का तथा ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ बसने वाले लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बिहार के किस स्थल से पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? राजपोखर भागलपुर, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, जेठियन घाटी नालंदा। इन तीनों स्थानों से पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाणकालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीम बांध और पैसरा तथा भागलपुर के भली जोर से भी प्राप्त होती है। बिहार में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं मनेर, ताराडीह, सेनुआर सभी से। बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार के शेर घाटी गया से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले हैं, सही है। बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर वैशाली में स्थित है। मनेर पटना में, सेनुआर रोहतास से नौपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं 1, 2 तथा 3 अर्थात कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड। बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नौ प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर सभी से। चिरांद सारण में, चेचर वैशाली में, सोनपुर एवं मनेर इन सभी स्थानों से ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त होते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? ए और बी दोनों, मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी, ये सभी बिहार में मुख्य राज्य थे। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महत्व के केंद्र थे, महान केंद्र थे। विदेह, फिर से पढ़ देता हूँ। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र थे। विदेह। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? मगध के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 19वें प्रश्न पर चलते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की? नेमी। बिहार के अंग, विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? पुराण और महाकाव्यों में। कीकट किसे राज्य को कहा गया है? मगध को। किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है? अथर्ववेद। किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया गया है? यजुर्वेद। वैशाली के संस्थापक राजा थे विशाल। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया? शतपथ ब्राह्मण। महाजनपद। महाजनपद से प्रश्न। पहला, अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। मगध के शासक बृहद्रथ ने अंग को पूरी तरह मगध में मिला लिया, ये कथन गलत है। शेष तीनों कथन सही हैं, जो कि प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था, सही है। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ, सही है। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था, सही है। मगध के राजा अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह मगध में मिला लिया गया था, ना ही बृहद्रथ के समय। बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, वज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में सुवर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित, तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासनाकुल के, दूसरे भाग में गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे में दास वर्ग के लोग रहते थे। बौद्ध विद्वान बुद्धघोष ने उल्लेख किया है कि वज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गढ़ प्रमुख करता था। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? 3। और कितने उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? 8। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स। यह इलाहाबाद कौशाम्बी का क्षेत्र है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? भागलपुर एवं मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। 7वां प्रश्न है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध। मगध साम्राज्य की राजधानी थी गिरिव्रज। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी।
बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? चेदी। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों लिच्छवी, वज्जी, यात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग और उग्र से मिलकर बना एक संघ था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, गिरातक का कुंडग्राम था। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था अंग। जैन धर्म से पहले एक प्रश्न और बचा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। महावीर के जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार में किस जिले में स्थित है? वैशाली। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। महावीर स्वामी की माता त्रिशला या विदेह दत्ता राजकुमारी थीं, लिच्छवियों की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की? स्थूलभद्र। 10वां प्रश्न, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसमें कार्य हुए जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत का जन्मस्थान कहाँ था? राजगृह। वर्तमान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए? वैशाली के समीप अलार कालार के आश्रम में। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? उरुवेला बोधगया में कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी, एक पीपल वृक्ष के नीचे। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन कौन से कार्य हुए? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पटक में किया गया। ये प्रथम बौद्ध संगीति के अंतर्गत हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म 2 भागों स्थापित तथा महासांगिक में बट गया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे कुछ कठोर नियम बनाए गए, अभिधम्म और पिटन का संकलन किया। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? उपरोक्त सभी से अर्थात राजगीर, बोधगया और वैशाली से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उसमें सम्मिलित थी बाढ़, आंतरिक कलह, अग्नि। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई राजगृह में। मगध साम्राज्य का उत्थान। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द PYQ। एक बात का और अनुरोध है कि लेक्चर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितना लंबा लेक्चर चाहिए। क्या 30 मिनट का लेक्चर पर्याप्त है या फिर आप 1 घंटे का लेक्चर चाह रहे हैं? जितने भी घंटे का लेक्चर चाह रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही बताइए कि क्या पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव किया जाए या फिर इतना ही उचित है। आप ये किताब वस्तुनिष्ठ एक परिचय बिहार का इम्तियाज़ अहमद के द्वारा जो लिखी गई है उसे ज़रूर खरीदिए और साथ में ही पढ़ाई करिए। धन्यवाद।